अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केम स्पार्क विद शहरियार। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टोकियोमेट्री हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है क्लास 9th का। आज हम उसका लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 9 जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक को पहले देखते हैं। टॉपिक का नेम है केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस। तो इस टॉपिक में हमने केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है और केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। इन दोनों चीजों को हमने डिस्कस करना है इसी टॉपिक में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं केमिकल इक्वेशंस को। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? बच्चों देखो, सबसे पहले हमारे पास जब भी हम कोई चीज रिएक्शन करवाते हैं, जब भी कोई दो चीजें आपस में मिलती हैं और उसके नतीजे में कोई चीज बनती है, तो उसमें एक चेंज आता है। उस चेंज को समझने के लिए हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने पड़ते हैं। उसके लिए हम एक केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं सबसे पहले, कि हम जो केमिकल रिएक्शंस करवा रहे हैं उसके लिए हमें केमिकल इक्वेशंस चाहिए। अब उस केमिकल इक्वेशन को डिफाइन करते हैं रिप्रेजेंटिंग इन केमिकल चेंज, representing in chemical change in terms of symbol of elements and formula of compounds is called chemical equations। अब बात यहां पे गौर करने वाली ये है कि केमिकल इक्वेशन से क्या मुराद है। तो मैंने लिखा रिप्रेजेंटिंग केमिकल चेंज। जब भी किसी केमिकल चेंज को जाहिर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एलिमेंट्स के लिए सिंबल्स यूज करते हैं और कंपाउंड्स के लिए क्या यूज करते हैं? फार्मूला यूज करते हैं। तो उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। उसको किस चीज का नाम दिया जाता है? केमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, देखें रिप्रेजेंटिंग इन केमिकल चेंज, रिप्रेजेंटिंग केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज नोन एज केमिकल इक्वेशंस। अब जो केमिकल इक्वेशन होती है ना, उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। कोई भी केमिकल इक्वेशन आप जो लिखेंगे उसमें ना दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। नंबर 1, उसमें सबसे पहली बात होती है रिएक्टेंट्स। सबसे पहली बात जो आपने जहन में रखनी है किसी भी केमिकल इक्वेशन में, वो सबसे पहली है जी रिएक्टेंट्स। व्हाट इज रिएक्टेंट्स? रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, ठीक है, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इन केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जो सब्सटेंसेस आपस में जुड़ रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट्स कहते हैं। बच्चों नाम से जाहिर है, रिएक्टेंट्स, रिएक्ट करने वाली चीज। जो चीजें आपस में मिल रही हैं उन्हें हम किस चीज का नाम देते हैं? रिएक्टेंट्स का नाम देते हैं। रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट्स। अच्छा, अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट जो केमिकल इक्वेशन में इन्वॉल्व होता है, वो होता है प्रोडक्ट्स। क्या चीज होती है जी? प्रोडक्ट्स। व्हाट इज प्रोडक्ट्स? प्रोडक्ट वो होगा जो बनेगा, सब्सटेंसेस that will form, जो सब्सटेंसेस बनते हैं केमिकल रिएक्शन में, उन्हें हम किस चीज का नाम देते हैं? प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं और प्रोडक्ट्स किसे कहा जाता है। एक मैं इसकी एग्जांपल देता हूं ताकि आपको ये तीनों टॉपिक जो है वो आपको क्लियर हो जाएं। हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं जी। एग्जांपल है मेरे पास जिंक प्लस H2SO4, जिंक प्लस H2SO4 एरो, ये बनाएगा ZnSO4 प्लस H2। अब बच्चे यहां पे बात गौर से सुननी है आपने, ये एक कस्टमरी रूल है, एक कस्टम है, एक रूल है, ठीक है, कि जिसमें हम एरो जो होता है, जो एरो की लेफ्ट साइड पर होता है, उसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। हम उसे रिएक्टेंट क्यों कहते हैं? अब देखो बच्चों, यहां पर जिंक
इस सल्फ्यूरिक एसिड से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो ये दोनों चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स का नाम देंगे। इन्हें क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स का नाम देंगे। और इन दोनों चीजों के रिएक्ट करने से आपके पास ये चीजें बन रही हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स। इसे किस चीज का नाम देते हैं, प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स किसे कहते हैं। रिएक्टेंट्स आपने कहना है रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, जो चीजें आपस में मिल रही हैं, जो चीजें आपस में जुड़ रही हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स का नाम देते हैं। और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो उसके नतीजे में, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं। जैसा कि मैंने एक रिएक्शन आपको लिख के दिया, इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। अच्छा बच्चों, आपको क्लियर हो चुका होगा केमिकल इक्वेशन, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, और मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया कि उसमें रिएक्टेंट कौन सी चीज होती है और प्रोडक्ट कौन सी चीज होती है। अब हम चलते हैं कि हम कोई भी केमिकल इक्वेशन जब लिखते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन हमने करवाना है, उसके लिए हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। और कहते हैं केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए आपके माइंड में आपने कुछ रूल्स को फॉलो करना है, उनको मद्देनजर रख के आपने कोई भी केमिकल इक्वेशन जो है वो लिखनी होती है। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला जो पॉइंट आपका है वो क्या है, केमिकल इक्वेशन मस्ट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहले पॉइंट को समझें। पहला पॉइंट क्या कहता है, कोई भी केमिकल जो इक्वेशन होती है उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करना पड़ेगा। ओबे का मतलब होता है मानना पड़ेगा, उसको वो मानेगी। मतलब ये कहने का है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था, आपने लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया साइड का जो मास होता है और जो प्रोडक्ट साइड का मास होता है वो दोनों इक्वल होते हैं। या हम कह सकते हैं मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसे हम क्या कहते थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सिंपली मैं अगर आपको समझाऊं तो मतलब ये कहने का है कि रिएक्टेंट साइड पर जो एटम्स हैं या जो मैसेज हैं, उनकी तादाद, उनका जो मैस है वो बराबर होगा प्रोडक्ट साइड के मैसेज के। उसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो पहला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा आपको कि केमिकल इक्वेशन जो भी होती है उसको लाजमन ओबे करना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट आपके पास है बच्चों, फार्मूलाज ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स कैन बी रिटन करेक्टली। आपने किसी भी एलिमेंट्स जो लिखना है उस इक्वेशन में, या जो कंपाउंड लिखना है उसका हमने लिखना होता है फार्मूला। अब बच्चों याद जहन में रखिएगा, ये बात जहन में बिठा लें अपने, कि जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए हम सिंबल यूज करते हैं, और जो कंपाउंड होता है उसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, जिसे हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। उसकी हमने दो टाइप्स पढ़ी थी पिछले लेक्चर्स में, हमने डिस्कस किया था। एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक इंपेरिकल फार्मूला। तो हम बात यहां पर कर रहे हैं केमिकल फार्मूला। मैं आपको जनरली बता रहा हूं कि कंपाउंड के लिए आप क्या लिखते हैं, केमिकल फार्मूला। तो बात यहां पर ये कर रहा है कि आपने जो फार्मूला एलिमेंट का और कंपाउंड का लिखना है वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। बात ये जहन में रखनी है। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपको जो केमिकल इक्वेशन है ये उसमें करेक्ट मोल रेशो के बारे में भी बताती है। व्हाट इज करेक्ट मोल रेशो? करेक्ट मोल रेशो से मुराद ये है बच्चों कि जब हम कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, जैसे मैंने ये केमिकल इक्वेशन लिखी है, जिंक प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2, ये मैंने एक केमिकल इक्वेशन लिखी है। वो कहता है ये केमिकल इक्वेशन हमें उसके मोल रेशो के बारे में भी बताती है। मतलब रिएक्टेंट साइड पर कितने मोल हैं और प्रोडक्ट साइड पर कितने मोल हैं, इसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देती है। अगर मैं इस इक्वेशन को गौर से देखूं तो आपको समझ लग रही होगी कि जिंक का 1 मोल, when 1 mole of zinc is reacted with 1 mole of sulfuric acid, 1 मोल जिंक का 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का आपस में रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के नतीजे में क्या बनता है, 1 मोल जिंक सल्फेट, और साथ में 1 मोल हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये जो इक्वेशन है ये हमें इंफॉर्मेशन देती है किसके बारे में, मोल रेशो के बारे में, रिएक्टेंट साइड की और प्रोडक्ट साइड की। क्लियर हो गया? हम फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अब आपके पास जो भी आप केमिकल इक्वेशन लिखते हैं वो हमें उसकी डायरेक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, डायरेक्शन, कि वो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, ये भी हमें वो
इंफॉर्मेशन देती है जो भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। अब देखो बच्चों यहां पर एरो लगाया है तो इसका मतलब ये रिएक्शन यहां से राइट साइड की तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहा है। लास्ट पॉइंट रह गया, फिफ्थ पॉइंट, फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्शन वो हमने लिखनी होती हैं, कैन बी रिटन इन केमिकल इक्वेशन। जो भी हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे उसके साथ आपको उसकी फिजिकल स्टेट्स भी लिखनी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज सॉलिड होगी तो उसके लिए आप स्मॉल एस यूज करेंगे। और बच्चों ये भी बात जहन में रखनी है, जो आपने फिजिकल स्टेट्स लिखनी है ये एज अ सबस्क्रिप्ट में लिखनी है, नीचे लिखनी है आपने उस सिंबल के, उस फार्मूला की। सॉलिड के लिए आप एस यूज करते हैं, आप लिक्विड अगर कोई चीज है तो उसके लिए हम स्मॉल एल यूज करते हैं, अगर कोई चीज गैस है तो उसके लिए हम स्मॉल जी यूज करते हैं, अगर कोई चीज एक्वस हालत में है, अगर एक्वस हालत में है, सॉरी हम एक्वस लिख लेते हैं, एक्वस हालत में है तो उसके लिए हम ए क्यू यूज करते हैं। क्लियर हो गया आपको कि फिजिकल स्टेट्स को हम उनके सिंबल्स और फार्मूलाज जो हैं उनके साथ मेंशन करते हैं एज अ सब्सक्रिप्ट के तौर पर। तो बात आपने ध्यान में रखनी है, ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये आपने माइंड में रखने हैं जब भी आप कोई भी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। क्लियर है? एक मैं एग्जांपल आपको इस चीज से मुतालिक आपको समझाता हूं ताकि ये आपके कुछ पॉइंट्स जो हैं ये क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। देखो बच्चों सबसे पहले हम इक्वेशन ले लेते हैं, एल्यूमिनियम जो है इसका अगर हम रिएक्शन करवा दें ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सबसे पहले हमने इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें कहता है रिएक्टेंट साइड पर जो एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड पर जो एटम्स हैं वो बराबर होने चाहिए। बच्चों देखो ध्यान से, इस साइड पर एक एल्यूमिनियम, इस साइड पर दो है, तो हम यहां पर सिंपली क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो 2 लिखा, एल्यूमिनियम 2 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, ये तो एक बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन की तरफ चलते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे कम है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जी बच्चों, ये हमारे पास 4 हो गए, यहाँ पर 3 है। सिंपल, यहां पे आप 2 लिखें, यहां पे जब 2 लिखेंगे तो ऑक्सीजन हो गए 6, लेकिन यहां पर कितने हैं 4, यहां पे 6 कैसे होगा, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब बच्चों ध्यान से दोबारा से इक्वेशन सारी को देखो, पहले हम ऑक्सीजन को कंप्लीट करते हैं। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पर 6 हैं और राइट साइड पर ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास, 6 है। ठीक है, राइट साइड पर भी इक्वेशन कितने आपके पास हैं, 6 हैं। और नेक्स्ट जो बात है एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम राइट साइड पर 4 हैं लेकिन लेफ्ट साइड पर 2 हैं, तो यहां पर 4 के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर 4 लिख देंगे। तो इक्वेशन अब आपके पास जो आई है ये इक्वेशन अब क्या है, बैलेंस्ड। 4 एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन 3 मोल ऑक्सीजन 4 मोल एल्यूमिनियम आपस में मिलेंगे और उसके नतीजे में क्या बनेगा, 2 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने उनके फार्मूलाज और उनके सिंबल्स लिख दिए। अब देखिए एल्यूमिनियम के लिए सिंबल यूज किया, ऑक्सीजन के लिए आप समझ लें हमारे पास ये एक फार्मूला भी है, हम इसे एलिमेंट भी कहते हैं, लेकिन आमतौर पर ऑक्सीजन जो है वो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज कंपाउंड, सो इसके लिए हमने ये फार्मूला यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, करेक्ट मोल रेशियो, ये हमें मोल रेशियो भी बता रहा है। देखिए 4 मोल एल्यूमिनियम के 3 मोल ऑक्सीजन के आपस में रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के नतीजे में क्या बना, 2 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बन गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हमें ये रिएक्शन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन भी बता रहा है कि इसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के नतीजे में क्या बनता है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसके नतीजे में ये हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन भी बताता है। लास्ट पॉइंट जो है फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्शंस, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास ये पॉइंट था फिजिकल स्टेट, इसमें देखेंगे हमारे पास ये 3 चीजें हैं, तो इसके लिए हम फिजिकल स्टेट क्या यूज करेंगे कि एल्यूमिनियम तो सॉलिड हालत में है, ऑक्सीजन जो है वो गैसियस हालत में होती है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपके पास सॉलिड हालत में होता है। तो ये मैंने आपके पास इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन लिख दी है। तो ये था हमारे पास केमिकल इक्वेशंस, इन्हें हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं, जिसमें आपके पास रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने से प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, एक नया सब्सटेंस बनता है, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम केमिकल रिएक्शंस देखते हैं कितने किस्म के होते हैं।
अच्छा, सबसे पहले जो आपने रिएक्शन की टाइप है वो है इररिवर्सिबल रिएक्शंस। अब इररिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट्स जो है ये प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है, लेकिन प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में तब्दील ना हो, तो उस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं हम उन्हें इररिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इररिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देते हैं। इसका सेकंड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शंस का। हम कहते हैं जो इररिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिंगल एरो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सिंगल एरो। अब सिंगल एरो से मुराद ये है, ठीक है, ये सिंगल एरो हम उसके लिए यूज करते हैं जो हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान में लगाई होती है। हम इसके लिए एक इक्वेशन भी देख लेते हैं ताकि आपको इररिवर्सिबल रिएक्शंस क्लियर हो जाए। तो उसमें Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2, तो ये चीजें आपके पास बन जाती हैं, ठीक है। इसमें आपके पास ये एक रिएक्शन है जिसे हम इररिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देंगे। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट हम सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं जो कि है रिवर्सिबल रिएक्शंस। क्या कहते हैं उसे? रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं? कैसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होता है और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में आ जाता है। A reaction in which reactant react to form product and product is converted into reactant। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गया और प्रोडक्ट दोबारा से किस में कन्वर्ट हो गया? रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया, तो उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। अच्छा, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है इसको हम डबल एरो से जाहिर करते हैं, डबल हेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि ये एरो है तो इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। अब मैं इसकी एग्जांपल देख लेते हैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन की। जैसा कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं और इसके नतीजे में अमोनिया बनता है। रिएक्शन को अगर बैलेंस करें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको 3 लगाना पड़ेगा। अब ये एक रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करती है और अमोनिया गैस बनती है। ये भी गैसियस हालत में है, ये भी गैसियस हालत में है और ये भी किस हालत में है? गैसियस हालत में है। अब इसमें देखें कि ये एक रिएक्शन है जिसे हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो क्लियर हो गया आपको कि इररिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं और रिवर्सिबल रिएक्शंस हम किसे बोलते हैं। एक और हम रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे पास क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिसमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे रिएक्शंस जिसमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं, जैसा मैं रिएक्शन करवा देता हूं जी आपके पास NaCl का और AgNO3 का। NaCl और AgNO3 का मैंने रिएक्शन करवाया, लेकिन ये दोनों किस हालत में लिए? हमने एक्वस हालत में लिए। एक्वस का मतलब है कि आपने दोनों को पानी में मिलाया हुआ है। सोडियम क्लोराइड को भी पानी में मिलाया हुआ है और सिल्वर नाइट्रेट को भी आपने पानी में मिलाया हुआ है और दोनों का आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास बनेगा AgCl प्लस Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा और NO3 नेगेटिव अलग हो जाएगा। तो ये जो आपके पास सिल्वर क्लोराइड बना है ये सॉलिड हालत में होगा और ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर निकल आता है। और ये जो है ये आपके पास एक्वस हालत में आयंस, मतलब ये पानी के अंदर ही मौजूद रहेंगे। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं ऐसे रिएक्शन जिसमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम रिएक्शंस इन्वॉल्विंग आयंस भी कह सकते हैं। क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है तो हम इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का नाम भी दे सकते हैं, जिसमें सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को आपने एक्वस हालत में लिया, दोनों का रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के नतीजे में क्या बना? सिल्वर क्लोराइड Na पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। ये आपके पास एक इनसॉल्युबल साल्ट बन गया। ये दोनों सॉल्युबल साल्ट्स थे पानी के अंदर। क्लियर हो गया टॉपिक? तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस को। मैं थोड़ा इस पूरे टॉपिक का कि इसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा केमिकल इक्वेशन क्या होती है, फिर हमने पढ़ा रिएक्टेंट क्या होते हैं, फिर पढ़ा प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद कुछ हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए जो हमें माइंड में रखने चाहिए कब जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन जो होती है, जो केमिकल रिएक्शंस होता है उसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है इररिवर्सिबल रिएक्शन, एक को हम कहते हैं रिवर्सिबल
रिएक्शंस, उनकी एग्जांपल्स मैंने आपसे डिस्कस की और लास्ट पे हमने इसी टॉपिक में पढ़ा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, या हम उसे कहते हैं ऐसे रिएक्शन जिसमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है,